गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी के कुछ रूल्स की और आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 29, 33, 34 एंड 35। तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 29 से, जो कि है हमारा ऐसा रूल जिसमें हम उन गुड्स की या उन सर्विसेज की सप्लाई की वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं जो एक एजेंट के थ्रू हमें प्राप्त होती हैं, राइट। एजेंट जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। तो अभी पहले इस डायग्राम को समझेंगे और फिर हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। इसके दो पार्ट्स हो गए, राइट। टू रूल नंबर 29 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। पार्ट 1 में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ओपन मार्केट वैल्यू, और अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन जो सप्लायर होगा, मतलब जो सर्विसेज या गुड्स दे रहा है, वो दो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। दोनों में से उसके पास ऑप्शन है 90% वैल्यू ले सकता है। किसकी? या तो मार्केट में जो सिमिलर गुड्स हैं उनकी वैल्यू का 90%, या फिर वो आगे जो रिसिपिएंट जिसको गुड्स सप्लाई की गई हैं, अगर वो रिसिपिएंट गुड्स आगे फर्दर मतलब कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करता है और वो कस्टमर उसके रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो उनसे जो वो वैल्यू लेगा उसका 90%। फिर से बता रही हूँ, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है देन यू विल हैव टू गेट दैट वैल्यू, राइट। एंड इफ़ दिस वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल देन यू हैव टू ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज़ वन आउट ऑफ टू। क्या? सप्लायर के ऑप्शन पर ये दो रेट्स हो सकते हैं। सप्लायर मतलब जो सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो वो 90% वैल्यू ले सकता है। किसकी? सिमिलर गुड्स की, या फिर रिसिपिएंट के द्वारा अगर कस्टमर को फर्दर गुड्स प्रोवाइड की गई हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और द पर्सन जिसको आपने सर्विसेज दी है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो उनसे जो वैल्यू मिलती है उसका 90%, या सिमिलर गुड्स का 90%, वो जो सप्लायर ऑप्शन लेना चाहे। सप्लायर मीन्स जो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की। ये हो गया हमारा पोर्शन 1। अब पोर्शन 2 पे आते हैं। रूल 29 उसका बी पार्ट है। मान लीजिए ये पोर्शन हमारे पे लागू नहीं होता, मतलब रूल 29A हम नहीं अप्लाई कर पा रहे, देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, देन वी हैव टू चूज़ रूल 29B। और उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू हैव टू चूज़ रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31, राइट। तो रूल नंबर 30 क्या कहता है कि आपको कॉस्ट का 10% ऐड करके ले लेना है, और रूल नंबर 31 आपको रीज़नेबल बेसिस पे वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो अभी हम पोर्शन नंबर 1 को ही डिटेल में करेंगे, क्योंकि पोर्शन नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से डायग्राम में ही। तो मैंने बताया आपको कि ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेनी है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है इट्स ओके, नहीं अवेलेबल है देन आपको 90% लेना है, या तो इस वैल्यू का या फिर इस वैल्यू का, ठीक है। इसके एक छोटा सा एग्जांपल हम ज़रूर देखेंगे। एक प्रिंसिपल है, सप्लाई करता है ग्राउंड नट अपने एजेंट को, राइट। और एजेंट जो है वो सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट ऑफ सिमिलर, यानी सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी की सब्सिक्वेंट सप्लाईज, उसी को आगे सप्लाई करता है। मतलब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट फिर फर्दर सप्लाई कर रहा है एट ए प्राइस, राइट, ऑफ ₹5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने फर्दर सप्लाई किया 5000 पर क्विंटल के हिसाब से। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर, एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट की सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी की इसी एजेंट को। मतलब एक तो प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है, एक कोई और सप्लायर है जो इस एजेंट को सप्लाई कर रहा है, और वो है हमारा 4550 पर क्विंटल, ठीक है। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में इतना तो क्लियर हो गया कि ओपन मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है, देन आपको इस ऑप्शन में आना होगा। अब इस ऑप्शन में हमको देखना है सिमिलर जो गुड्स, जैसे कि 5000 जो वैल्यू है जिस पर एजेंट अपने आगे फर्दर जो सप्लाई कर रहा है वो, या फिर जो रिसिपिएंट, मतलब एक तो जब फर्दर सप्लाई की जाती है कस्टमर्स को जो रिलेटेड नहीं हो वो, या मार्केट में जो इंडिपेंडेंट सप्लायर उसको सप्लाई कर रहा है वो,
तो 5,000 का 90% लें या आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे रेट एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। एक तरफ तो है हमारा 5,000, उसका 90% हो गया 4,500 या फिर 4,550 का 90%, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा कि वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो प्रिंसिपल सप्लाई करता है वो 4550 रुपये पर क्विंटल ले सकते हैं हम, या फिर वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 90% ऑफ द 5,000। तो आपको दोनों में से या तो 4500 लेनी है या 4550, जो आप ठीक लगे। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन क्लियर। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 30 और 31। तो रूल नंबर 30 31 आपने क्लियर कर लिया। रूल नंबर 31 कहता है कि आप अपनी कोस्ट में मतलब आप जो भी चीज़ें सप्लाई कर रहे हो उस कोस्ट में आप 10% ऐड कर लीजिए, वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो रूल नंबर 31 पे आ जाइए, उसमें आप रीज़नेबल बेसिस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रूल नंबर 29 क्लियर, ठीक है। दो हमारे पोर्शन थे, एक पोर्शन जहां ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, नहीं है तो हमने 90% लेना है, और उसके अलावा ऑप्शन 2 में रूल नंबर 30 और 31 आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा हम एक रूल ले रहे हैं, रूल नंबर 33। मैं 32 अभी स्किप कर रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी। रूल नंबर 33 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। अभी प्योर एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, उसको मान लीजिए अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है तो आप एक एजेंट की अपॉइंटमेंट करते हैं जो आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है और उसके बदले में आपसे चार्जेस लेता है। लेकिन वो आपको अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, मतलब एजेंट की जो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसकी फ़ीस अलग होगी। लेकिन अगर आपके बिहाफ पर वो मार्केट से गुड्स परचेज़ करके आपको देता है तो गुड्स का जो पैसा आप उसको देंगे वो रीइंबर्समेंट मानी जाएगी, वो इन सर्विसेज का चार्ज नहीं होगा। देखिए, एजेंट अपने प्रिंसिपल को जो काम करता है उसके लिए जो फ़ीस चार्ज करता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर मार्केट से कुछ भी परचेज़ करता है तो उसका जो पैसा उसको मिलता है वो उसकी फ़ीस का पार्ट नहीं है, वो तो उसके लिए रीइंबर्समेंट है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल ले, कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर एक फर्म है, उसका नाम ए है, और वो कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज़ होती हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो किस सर्विस को कर रहे हैं? लीगल सर्विसेज कर रहे हैं। जो एक कंपनी है बी, उसके निर्माण के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन के लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो फ़र्म ए करेगी, यानी फ़र्म ए अपनी सर्विसेज फ़र्म बी को दे रही है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अदर देन इट्स सर्विसेज जो दे रहा है, सर्विस फ़ी तो उसको मिलेगी ना उस काम के लिए। ए को क्या करना है? बी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अप्रूवल फ़ीस जमा करानी है। जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि आप जो है ये फ़ीस जमा करा दीजिए या ये मेरे लिए सामान ख़रीदिए, तो जो सामान के पैसे देंगे या जो वो चार्जेस पे करने के जो पैसे दिए जाएंगे वो रीइंबर्समेंट होगी। जो उसको उसकी सर्विसेज की फ़ीस मिल रही है वो अलग चीज़ है। तो कंपनी ने उसको कहा कि आप हमारे इनकॉर्पोरेशन के लिए काम कीजिए, वो एक उसके लिए आपको सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे, तो वो दे रही है। लेकिन उसने उसको ये भी कह दिया कि एक रजिस्ट्रेशन फ़ी हमने देनी है और एक अप्रूवल फ़ी हमने देनी है रजिस्ट्रार को, वो भी आप दे दीजिए, हम आपको उसका पैसा अलग से दे देंगे, ठीक है। तो जो पैसा इस चीज़ का दिया जा रहा है वो तो हो गया रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि आप किसी के पार्ट पर कोई पैसा खर्च करते हो तो वो और वो आपको वो पैसा वापस कर दे, तो उसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है? सर्विस चार्जेस मिल रहे हैं ना, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो उसके बदले में चार्जेस मिल रहे हैं। तो यहाँ वही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका एजेंट अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज का जो चार्ज लेगा वो सर्विस फ़ीस कहलाएगा। लेकिन अगर वो आपके कहने पर कोई भी चीज़ बाय करता है, कोई सर्विसेज ख़रीद के आपको देता है, उसका पैसा जब आप उसको देते हो तो वो उसका रीइंबर्समेंट होगा।
अब इसकी कंडीशंस है, ये जो बातें मैंने बोली ये तब लागू होंगी जब ये कंडीशंस हम पूरी करेंगे। क्या? जैसे ये कंडीशन की पूरी लिस्ट है, मैं इसको एक एक करके डिफाइन कर रही हूँ। जैसे एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन थर्ड पार्टी एंड द रिसिपिएंट में। रिसिपिएंट कौन है भाई? रिसिपिएंट यानी जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे, कंपनी कौन है? जो सप्लाई ले रही है ना, सर्विसेज ले रही है। और थर्ड पार्टी जो एजेंट प्रिंसिपल को किससे मिलवाता है? थर्ड पार्टी से मिलवाता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी और रिसिपिएंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो, ठीक है, और एजेंट उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो एजेंट इन दोनों के बीच में जो काम करता है उसकी चार्जेस फीस के रूप में लेगा। और एक तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे एजेंट का रोल क्या है। एजेंट एक प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, और प्योर एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, प्रिंसिपल की गुड्स, प्रिंसिपल की सर्विसेज को मैनेज करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो अपने नाम से नहीं करता, ये ध्यान में रखना। अगर एजेंट अपने नाम से कर रहा है तो इसका मतलब तो वो रिसिपिएंट को बीच में ऐड कर ही नहीं रहा है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम जानते हैं, जिसमें एजेंट को एजेंट हम तभी कहते हैं जब एजेंट कोई भी कार्य अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर करता है। तो यहाँ पर एजेंट उन दोनों का एक तरीके से मिलाने वाला है, उनका मीडिएटर है। प्योर एजेंट इज सप्लायर। अब यहाँ पर सप्लायर क्यों कहा हमने? क्योंकि वो आपके लिए गुड्स और सर्विसेज अरेंज करके आपको दे रहा है, इसलिए वो सप्लायर है। असली सप्लायर कोई और है। असली सप्लायर तो वो है जो एजेंट को दे रहा है, एजेंट आगे आपको दे रहा है। तो आपके लिए सप्लायर कौन हुआ? एजेंट हुआ। रिसिपिएंट इज़ लाइबल टू मेक पेमेंट। जैसे अभी कंपनी ए ने कंपनी बी के कहने पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराई, तो अभी कंपनी बी का काम था ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना, उसी की ड्यूटी थी। क्यों? रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है? बी का हो रहा है। ए तो बी के कहने पर बी के लिए दे रही है ये फ़ीस, तो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बी की है। फिर जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को ऑथराइज़ कर रहा है, मतलब यहाँ पर बी ने ए को कहा कि आप हमारे एजेंट हो, इसलिए आप हमारे लिए ये चीज़ें पे कर दो, बाद में हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। तो यहाँ पर बी ने ए को ऑथराइज़ किया है वो काम करने के लिए। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। मैंने बताया ना, असली जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो थर्ड पार्टी है। एजेंट तो बीच में एक तरीके से एक पर्सन से सर्विसेज लेकर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो हम उसको जो है सप्लायर कह सकते हैं। पेमेंट इंडिकेटेड सेपरेटली इन इनवॉइस। जब भी पेमेंट की जाती है एजेंट को, तो उसके बिल में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन सा पैसा किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने हमारे पार्ट पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पैसा अलग शो होना चाहिए और आपकी सर्विसेज का पैसा अलग शो होना चाहिए। सप्लायर्स रिकवर्स फ्रॉम रिसिपिएंट। सप्लायर कौन है? एजेंट है यहाँ पे। वो किससे रिकवर करेगा? रिसिपिएंट से। क्या रिकवर करेगा? वो पैसा जो रिसिपिएंट के पार्ट पर उसने थर्ड पार्टी को दिया है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इन एडिशन टू सप्लाई ऑन अकाउंट। तो अपने नाम से ये भी हो सकता है कि आपका एजेंट जो है, मान लीजिए आपको दो तरह की सर्विस चाहिए। एक सर्विस तो वो कहीं से अरेंज करके आपको दे रहा है, ठीक है ना, और एक सर्विस वो खुद दे रहा है। तो जो वो खुद देगा वो अपने अकाउंट पे देगा, तो उसका जो पैसा हम उसको देंगे वो अलग से चार्जेस हैं, और जो वो अरेंज करके दे रहा है वो एक तरीके से आपके पार्ट पर होना चाहिए, तो उसका पैसा अलग शो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया था हमारा रूल नंबर 33, जिसमें हम एजेंट की बात कर रहे थे। अब हम रूल नंबर 34 और 35 भी कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 34 कहता है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। यानी जब भी जीएसटी की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी का कोई सीन है, तो वहाँ आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। दिस विल बी डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ये बस इतना ही है, इसमें वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है कि रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड यानी डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ही उनका वैल्यूएशन होगा।
35 रूल नंबर क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कई बार क्या होता है कि आपको सप्लाई की गई है सर्विसेज या गुड्स, लेकिन वो कुछ टैक्सेस उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि अलग से टैक्सेस का वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 5,000 रुपये की वैल्यू की गुड्स दी गई हैं, लेकिन हमने कहा इंक्लूसिव टैक्सेस हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे टैक्स का अलग से पता लगे। मुझे ये बताया गया है कि 5% टैक्स इंक्लूड करके आपको 5,000 की वस्तुएं दी गई हैं, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। और इससे आप मान लीजिए अब ये 500 रुपये आ गया 1%, मैं मान लेती हूँ 500 रुपये आ गया, तो एक्चुअली क्या है 4500 रुपये की गुड्स आपको दी गई थी और 500 रुपये का टैक्स मिलाकर आपको 5,000 की सप्लाई की गई है। तो कभी कभी हमें ऐसे भी क्लियर करना पड़ता है। ये तो हो गया रूल नंबर 35, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने क्लियर कर लिए कुछ रूल्स। अभी हमारा रूल 32 अभी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि वो रूल थोड़ा सा बड़ा है, तो वो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, उसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो हमें बनाना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।